दोस्तों स्वागत है आपका एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स टीजीटी साइंस के अंतर्गत चैप्टर 2 मोशन के बारे में। मोशन से संबंधित पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे तो हम चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो सेशन में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे और उनको कैसे हल करना है, इसमें कई तरीके के प्रश्न हमने शामिल किए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और आप टीजीटी साइंस का कंप्लीट कोर्स बाई करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग कोर्स बाई कर सकते हैं। पूरा डेमो वीडियो आपको कोर्स के अंदर ऐप के अंदर अवेलेबल है, वहां से डेमो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें ये इस कोर्स की प्राइस आज वर्तमान समय में इसकी 3000 रुपये है, ठीक है। और अभी इसमें एडमिशन चालू है। अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 7266092765, ठीक है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 के जो नोटिफिकेशन है वो शीघ्र ही आने वाला है और उम्मीद है कि फरवरी में ही विज्ञापन आपका आ जाएगा। इस वजह से अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए, लेट मत करिए, ठीक है। तो आज ही आप ऐप डाउनलोड करके उसमें एनरोल कर लीजिए, कोर्स परचेज कर लीजिए। और अगर आप सिंगल इंडिविजुअल या प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस बाई करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इसके अलग से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पूरा वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, ये भी हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगी। अभी इस कोर्स की जो प्राइस है ओनली 99 है। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ये जो 99 प्राइस है सिर्फ कुछ समय के लिए, इसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि मोटर वाहन में स्पीडोमीटर द्वारा निम्न में से किसका मापन होता है। आप लोग देखें, कोई भी गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, ट्रक हो, कार हो, बस हो, सब में क्या होता है आपका स्पीडोमीटर लगा होता है, जिसको हम लोग मीटर बोलते हैं। तो ये जो मीटर है इसमें किस चीज का मापन होता है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है, माध्य चाल, त्वरण, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। क्या बताता है, क्या मेजर करता है स्पीडोमीटर, ठीक है। तो अगर आप इसमें आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम आपको आंसर बताते हैं। जो स्पीडोमीटर होता है वो तात्क्षणिक चाल मेजर करता है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो मेजर करता है आपका स्पीडोमीटर, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको आता है तो टिक कर देंगे, नहीं आता तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सीधा इसका आंसर होगा तात्क्षणिक चाल। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक कण की स्थिति परिवर्तित हुई है, यानी पोजीशन में चेंजमेंट हुआ है, ठीक है, स्थिति परिवर्तित हुई है। अब आगे बोल रहा है हम कण के विस्थापन एवं इसके द्वारा चली गई दूरी के संबंध में क्या कह सकते हैं। यानी विस्थापन और दूरी के संबंध में हम क्या कह सकते हैं। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। दोनों शून्य नहीं हो सकते, यानी विस्थापन और चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकते, पहला ऑप्शन। दूसरा है दोनों शून्य हो सकते हैं। तीसरा दोनों शून्य होने चाहिए। चौथा यदि एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होगा। अब जरा सोचिए इस पर और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में बोल रहा है एक कण की स्थिति परिवर्तित हुई है। स्थिति का मतलब मान लीजिए कण अभी ए यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद ये यहाँ से हट करके यहाँ पर आ गया, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब अगर स्थिति परिवर्तन हो गई तो इसमें विस्थापन भी आ गया, साथ में दूरी भी उसने ट्रेवल करी, ठीक है। तो शून्य तो नहीं हो सकते हैं दोनों से, जो बी ऑप्शन है ये हो नहीं सकता है, सी भी नहीं है, और धनात्मक ऋणात्मक का भी कोई मतलब नहीं है। तो सीधी सी बात है, पहला आंसर सही हो जाएगा, दोनों शून्य नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यानी विस्थापन अगर शून्य भी हो जाएगा तो दूरी कभी शून्य नहीं होगी, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है विस्थापन व दूरी में आंकिक निष्पत्ति होती है। विस्थापन व दूरी में आंकिक निष्पत्ति होती है, ये कितनी होती है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सदैव 1 से ज्यादा, सदैव 1 होती है, सदैव 1 से कम होती है, संभवतः 1
या उससे कम। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। विस्थापन व दूरी में आंकिक निष्पत्ति, यानी यहां पर आपको यह निकालना है विस्थापन बटे दूरी निकालना है, ठीक है। और ये कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं, यानी हर कंडीशन, जनरल कंडीशन जो होगी विस्थापन और दूरी की वो क्या होगी, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए विस्थापन और दूरी कि आंकिक निष्पत्ति 1 से 1, ये जो पहला ऑप्शन है ये तभी हो सकता है जब विस्थापन की वैल्यू दूरी से बड़ी हो, और ये कभी संभव ही नहीं है। वास्तव में दूरी सबसे बड़ी वैल्यू होती है और विस्थापन सबसे छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि चली गई दूरी को, चले गए पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कभी भी या तो दूरी के बराबर होगा या तो दूरी से छोटा होगा, लेकिन दूरी से कभी बड़ा हो नहीं सकता है। इस वजह से पहला आंसर संभव नहीं है। दूसरा, एक, सदैव एक, तो सदैव एक भी संभव नहीं है कि जितनी दूरी होगी उतना ही विस्थापन होगा, तभी इसका ऑप्शन होगा सदैव एक। तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सदैव एक से कम यानी लेस देन 1, तो ये भी दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जितनी दूरी होती है, सपोज करो कोई वस्तु 10 मीटर चली सीधे रास्ते पर, तो दूरी भी 10 होगी, विस्थापन भी 10 होगा। तो यहां पर एक हो जाएगा लेकिन एक से बड़ा नहीं होगा, तो सदैव एक ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन दोस्तों चौथा होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा। अब कैसे, मैं बताता हूं। विस्थापन हमेशा क्या होता है, जो हो या तो दूरी के बराबर होता है या दूरी से कम होता है। अगर उसका भाग करोगे तो यहां पर देखिए 1 आ सकता है, या फिर अगर विस्थापन मान लीजिए 8 है तो ये 1 से कम आएगा विस्थापन बटे दूरी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, संभवतः लेस देन आर इक्वल टू 1, चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा है चौथा क्वेश्चन, समान लोहे की एक गेंद, समान त्रिज्या की लोहे की एक गेंद है, त्रिज्या समान है, और लकड़ी की गेंद, एक लकड़ी की गेंद है एक लोहे की गेंद है, त्रिज्या दोनों की समान है। निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यानी ऊपर से h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा जाता है। दोनों गेंद द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा, यानी दोनों गेंद पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा, कैसा समय होगा। पहले में बोला समान समय होगा, दूसरे में असमान, फिर लगभग समान, और चौथा में शून्य। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर ऊपर से किसी हाइट से छोड़ी जाती है, मान लो h हाइट से यहाँ पर छोड़ी जा रही है, एक ही हाइट से 2 चीजें छोड़ी जा रही है, एक लकड़ी की गेंद और एक लोहे की गेंद, तो क्या होगा, दोनों में आपका g समान लगेगा, इसलिए जो समय होगा वो समान लगेगा। त्रिज्या भी दोनों की समान है, ठीक है। तो समय कैसा होगा, समान लगेगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देने पर उसे रोकने के सापेक्ष दूरी होगी। किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने पर, यानी वेग को हम डबल कर रहे हैं, तब क्या होगा, उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी, यानी कितनी दूर जाकर के रुकेगा पहले की कंपैरिजन में, वो हमें यहां पर निकालना है। ऑप्शन दिए गए 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, ये आपके पास समीकरण ऑप्शन दिए गए। अब इसको कैसे हल करोगे वो देखिए। आप लोग जानते हो कि एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और गति का दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण आप लोग अच्छे से जानते हो कि हम यहाँ पर लगाएंगे तीसरा समीकरण, जो कि होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोकने की बात की गई है, मतलब वस्तु रुकेगी जाकर के, जब रुकेगी जाकर के तो v आपका हो जाता है 0, और साथ में जब v 0 हो जाता है तो उस समय नेगेटिव एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। मतलब जब हम किसी चीज पे ब्रेक लगा देते हैं तो धीरे धीरे वस्तु की चाल जो होगी, अंतिम चाल वो 0 हो जाएगी, और उस समय नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, मतलब तुरंत जो होगा ऋणात्मक, यानी यहां पर लग जाएगा उस कंडीशन में ऋण चिन्ह। तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा u स्क्वायर बराबर 2as, क्योंकि v हमें 0 कर देना है, ठीक है। और अगर हम s की वैल्यू निकालें तो s की वैल्यू आएगी u स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। अब अगर यहां से ध्यान से देखो
त्वरण हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब त्वरण कांस्टेंट है तो यहाँ इसका मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आएगा एस प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर। एस किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल वेग पर यानी प्रारंभिक वेग पर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वेग को हम दोगुना कर रहे हैं। सपोज करो पहले उसका वेग अगर u था, बाद में उसका वेग आपने 2u कर दिया, तो क्या होगा, यहां पर इस कंडीशन के अनुसार जो वेग है वो, अगर पहले आपका पहली कंडीशन ये रही होगी s1 बराबर यू स्क्वायर, तो s2 यानी दोबारा वाले में क्या हो जाएगा 2u का स्क्वायर अगर करोगे आप लोग तो ये बन जाएगा s2 बराबर 4u स्क्वायर। कितना चेंजमेंट हुआ, यहाँ पर u स्क्वायर था, यहाँ पर भी u स्क्वायर, लेकिन मल्टीपल कितना आ गया, मल्टीपल आ गया 4। इसका मतलब है जो आपका रोकने की सापेक्ष दूरी होगी वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ना समझ में आओ तो आप लोग एक बार बताइएगा, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। यहाँ पर कि देखिए हमें मालूम है कि वस्तु को हम रोक रहे हैं, जब वस्तु को रोक रहे हैं तो v हो जाएगा आपका 0, और समीकरण ये होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a, कब, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तब। ठीक है, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा यू स्क्वायर बराबर 2as। अब s अगर निकालने यहां से तो s कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बटे 2a। ठीक है, अब ए कांस्टेंट है, त्वरण कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं s प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, यानी जितना आप u का मान बढ़ाते जाओगे उतना ही s का मान भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है, तो अगर हम वेग को दोगुना कर रहे हैं तो क्या होगा, s का मान कितना होगा, वेग में देखो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, मतलब जो रोकने की सापेक्ष दूरी होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है फुटबॉल की 4 किक का पथ चित्रानुसार दर्शाया गया है। वायु का प्रतिरोध नगण्य है। पथ में अधिकतम प्रारंभिक वेग के वक्र का घटता क्रम क्या है। ये एक बिंदु है, यहां से मान लीजिए ओ बिंदु है, यहां से 4 फुटबॉलों को एक साथ एक किक दी गई है, यानी उनको पैर से थ्रो किया गया है। तो यहां पर उनका जो वक्र है वो प्रदर्शित है। जो पहला वाला वक्र है वो देखिए ये है, ये ऊपर तक गया, पहला वाला जो ये वाला, ये पहला है आपका, ये दूसरा वक्र है, ये तीसरा वक्र है और चौथा वक्र है, नीचे दिया भी गया है। तो यहां पर बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पथ में अधिकतम प्रारंभिक वेग के घटता वक्र का घटता क्रम, यानी पहले हमें अधिकतम वेग वाले को रखना है, फिर उससे कम वेग वाले को, फिर उससे कम वेग वाले को, सबसे कम लास्ट वाले, जिसका वेग प्रारंभिक वेग सबसे कम उसको लास्ट में। 4 ऑप्शन से यहां पर दिए गए 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2, 4 3 2 1। तो अगर चित्र से देखिए भाई, चित्र को ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक जनरल एग्जांपल लीजिए, कौन सी वस्तु ज्यादा दूर जाएगी, जिसको हम ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे वही तो ज्यादा दूर जाएगी, है ना। तो अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ में हमारी जो चौथी वस्तु है उसका ग्राफ देखिए ये बनाया गया है कि ये भाई ज्यादा दूर तक गई है, इसका अगर विस्थापन देखें तो ज्यादा है। ठीक है, हाइट तो दोनों की चारों की सेम है, तो विस्थापन किसका ज्यादा है, विस्थापन ज्यादा है चौथे वाले का। इसका मतलब चौथे वाले को हमने ज्यादा वेग दिया होगा तभी ज्यादा दूर तक वो गया है, कर्व देखने से साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आएगा चौथा, चौथा वाले का जो वेग अधिकतम है, चौथा किस में आ रहा है, तो चौथा तो लास्ट वाले में आ रहा है। और देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे करके, चौथे के बाद कम किसका, तो चौथे के बाद देखिए 3 नंबर है, तो फिर तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन 4 3 2 1, ये प्रारंभिक वेग का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, अगर इसमें बोल लेता कि प्रारंभिक वेग का बढ़ता हुआ क्रम, तब हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चौथा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। एक पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करता है, 40 सेकंड में। कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि जो समय दिया गया है 40 सेकंड, ये एक चक्कर का है। मान लीजिए ये एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्कल जैसा बना नहीं है लेकिन मान लीजिए सर्कल है, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r। कोई कण अभी O पर है, O इसका सेंटर है, और A पर मान लीजिए कोई कण है।
ए बिंदु से घूमते हुए इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 40 सेकंड। एक चक्कर में लगाने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड। कुल मिला के घुमा कितना है वो? कितना? तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन बताना है भाई। तो 2 मिनट 20 सेकंड जो दिया गया है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। तो 1 मिनट में आप लोग जानते हो 60 सेकंड होते हैं और प्लस 20 अलग से, तो 6 दूनी 12, 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड कुल मिलाकर के चला है वो। तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा? तो देखिए 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 4 3 12 मतलब 120 सेकंड में वो 3 चक्कर लगा लेगा। पहले 40 सेकंड में एक चक्कर, दूसरे 40 सेकंड में एक चक्कर, तीसरे 40 सेकंड में एक चक्कर, मतलब 120 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा वो? 3 चक्कर। 120 सेकंड में 3 चक्कर। टोटल हमारे पास समय कितना है? 140 सेकंड। मतलब बचा कितना समय हमारे पास? 20 सेकंड हमारे पास और बचा। अब उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? जाहिर सी बात है आधा चक्कर लगाएगा, है ना। आधा जब चक्कर लगाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर आधे चक्कर के बाद कहां पर आ जाएगा? ए से चला था वो, आधा चक्कर लगाने के बाद वो इधर आ जाएगा, यहां पर बी पॉइंट मान लो। तो अब कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा विस्थापन? विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। तो अभी वो है बी पर, शुरुआत में था वो ए पर, तो न्यूनतम दूरी हमारी ये होगी। क्या होगी? ये वाली दूरी होगी। तो ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी वृत्त के व्यास के बराबर। जितना वृत्त का व्यास होगा उतनी ही दूरी होगी। तो यहां पर सवाल में देखो बोला गया आर त्रिज्या है, तो आप लोग जानते हो त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो ये जब ओ से लेकर के ए तक आर है तो इधर वाली भी तो आर ही होगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2r। आंसर क्या हो जाएगा? 2r। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बताई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखा 20 मीटर ऊंचाई से 2 गेंदें 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं। दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। 20 मीटर की ऊंचाई है, मान के चलो ये 20 मीटर की आपकी ऊंचाई है, यहां से ऊपर से कोई गेंद छोड़ी गई है 20 मीटर से। ठीक है, 2 गेंदें छोड़ी जा रही हैं 1 सेकंड के अंतराल पर, यानी पहले गेंद छोड़ दी गई एक, ठीक है, उसके 1 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद दूसरी गेंद छोड़ी गई है। जब छोड़ दी गई तो कह रहा दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद, दोनों गेंदें छोड़ दिया, उसके 2 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर देखिए समय कुल मिलाकर के कितना हो गया टोटल। तो अगर ध्यान से देखें, पहले एक गेंद छोड़ी गई यहां से, ठीक है, एक गेंद जब छोड़ दी गई उसके 1 सेकंड बाद दूसरी वाली छोड़ी गई। कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड बाद। इसके बाद 2 सेकंड बाद कह रहा है हमें स्थिति बताओ। तो ये देखिए 1 सेकंड पहले छोड़ी गई थी, उसके बाद ये छोड़ी गई, तो कुल मिलाकर के 3 सेकंड पूरा समय हो गया। 1 सेकंड ये चली, फिर ये दूसरी छोड़ी गई और 2 सेकंड ये, इसके बाद कह रहा है कि इनकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कुल मिलाकर के ये पहली वाली गेंद कितनी दूरी चली? पहली वाली गेंद चली 3 सेकंड चली, पहले 1 सेकंड और इसके बाद 2 सेकंड, और ये वाली चली 3 सेकंड, और ये दूसरी वाली गेंद कितनी चली? ये चली 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड बाद बोला, छोड़ने के 2 सेकंड बाद दूसरी वाली चली 2 सेकंड। ठीक है, तो पहली वाली चली गेंद 3 सेकंड और दूसरी वाली चली 2 सेकंड। मैं इसको इरेज कर देता हूं और इरेज करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर इसको मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहली वाली गेंद कितना चली। पहली वाली चली गेंद 3 सेकंड, ठीक है, पहली गेंद 3 सेकंड चली। ठीक है, दूसरी गेंद कितनी चली? दूसरी गेंद चली 2 सेकंड,
ठीक है। अब इनके बीच की दूरी बताना है। जाहिर सी बात है, पहले 3 सेकंड चली तो ज्यादा दूरी चलेगी, दूसरी वाली 2 सेकंड चली है तो वो थोड़ा कम दूरी चलेगी। उनके बीच कितना गैप है हमें वो बताना है। तो देखिए, आपने समीकरण पढ़ा होगा, गति के समीकरण पढ़ाई हमने पढ़ाया ही है। तो वहां पर एक फार्मूला होता आता है, S बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा है आपने, लेकिन यहाँ पर जो यात्रा हो रही है ऊंचाई में हो रही है, तो इस s की जगह h हो जाएगा। तो समीकरण बन जाएगा h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये a होता है यहाँ पर, अगर s की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ऊंचाई से छोड़ी जाती है, जब ऊपर से कोई चीज छोड़ी जाएगी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यूटी का काम खत्म, ये बचेगा 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है। अब हमें करना क्या है भाई, पहली गेंद के लिए निकाल लेते हैं। पहली गेंद कितना चली है, 3 सेकंड, तो हम h1 निकाल लेते हैं। h1 पहली चली गई दूरी आ जाएगी 1/2 जी और 3 का स्क्वायर। ठीक है। h2 निकाल लेते हैं। h2 का मतलब दूसरी वाली गेंद के द्वारा चली गई दूरी या ऊंचाई, है ना, 1/2, दूसरी वाली चली है 2 स्क्वायर। अब दोनों को घटा लो, घटाएंगे कैसे, h1 माइनस h2 ऐसे करेंगे हम, तो 1/2 जी कॉमन हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इसको आप लोग हल कर लो, 1/2 जी का मान सवाल में नहीं दिया गया तो हम 9.8 मान लेते हैं। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 9 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4। इसको और हल करोगे तो 1/2 गुणे 9.8, यहां से घटाओगे 5 आ जाएगा। अगर इस पूरे को हल करोगे तो आएगा 24.5 मीटर, 24.5 मीटर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए विकल्प में कहीं दिया गया तो ऑप्शन ए में दिया गया 24.5 मीटर, इसलिए हमारा जो आंसर है वो पहला वाला हो जाएगा 24.5 मीटर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए सवाल में दिया गया है, बाकी ऊंचाई का कोई भी यूज नहीं है। 20 मीटर की ऊंचाई से 2 गेंदें हैं 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती, यानी पहले एक गेंद छोड़ दी गई, ठीक है, एक गेंद छोड़ दी गई, वो 1 सेकंड चल चुकी है। जब 1 सेकंड पहली वाली चल चुकी उसके बाद दूसरी गेंद छोड़ी जाएगी। ठीक है। दूसरी गेंद जैसे छोड़ दी गई यहां से, तो अब दूसरी गेंद के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद, यानी दूसरी गेंद 2 सेकंड चली और पहली वाली भी और 2 सेकंड चली, तो पहले वाली जो हो गई वो 3 सेकंड को मिलाकर के चल लिया, दूसरी वाली 2 सेकंड चल लिया। अब दोनों के बीच की दूरी बताना है। दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, गति का समीकरण आप जानते हैं, दूसरा समीकरण S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। उस समीकरण के अनुसार हम पहले गेंद में 3 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे, दूसरे गेंद के लिए 2 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे दोनों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक जहाज पूर्व की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे तक चलता है, फिर ठीक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तथा इस ओर 1 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है। अब कह रहा है कि जहाज का औसत वेग होगा, जहाज का औसत वेग कितना होगा ये बताना है यहाँ पर। इसको देखते हैं सवाल को। पहले कह रहा है एक जहाज पूर्व की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटे चलता है। तो मान लीजिए ये जहाज है, इधर ये हमारा ईस्ट इधर होता है, यहां से चलना शुरू किया है ओ बिंदु से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे में कितना चलेगा, 12 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि 1 ही घंटा चला, स्पीड भी उसकी कितनी है, 1 घंटे में कितना चला, 12 किलोमीटर। फिर कह रहा हूं ठीक दक्षिण की ओर मुड़ जाता, तो ए बिंदु पर मान लो यहां पर आ गया वो। अब ये दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा, मतलब इधर मुड़ जाएगा, और इधर कितना चलता है, इधर भी 1 घंटे चलता, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड इधर चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी दूरी चला वो, इधर चला वो 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा होगा। अब वो आ गया बी बिंदु पर। अब कह रहा है जहाज का औसत वेग होगा, औसत वेग कितना होगा। तो औसत वेग आप लोग जानते हो कैसे निकालते हैं, औसत वेग का फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे
कुल समय, हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। अगर दूरी क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पर औसत चाल अगर कहता तो 12 पहले चला था, 5 यहाँ पर चला था, तो 12 5 17 हो गया, 17/2 कर देते, कुल औसत चाल आ जाती। लेकिन सवाल में औसत चाल नहीं पूछा है, आप लोग यहीं पर गलती करोगे तो औसत चाल निकाल दोगे। लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर औसत वेग पूछा है और औसत वेग निकालने का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, इसलिए पहले हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। अब विस्थापन होता क्या है, तो विस्थापन दोस्तों होता है कि शुरुआत में पार्टिकल जहां पर था और लास्ट में जहां पर पार्टिकल है उनके दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो शुरुआत में पार्टिकल आपका O पॉइंट था, लास्ट में B पॉइंट पर अगर न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो ये दूरी हमारी होगी न्यूनतम दूरी, और यही होगा हमारा विस्थापन। यही क्या होगा, विस्थापन। इसको हमें निकालना, यानी OB निकालना है, OB हमारा विस्थापन होगा। तो OB कैसे निकालोगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो OB निकालना है तो कर्ण हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने भुजा होती है, उसमें एक आधार होगा एक लंब होगा। तो ये ध्यान रखो कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो इसमें किसी को भी मान सकते हो, 12 को मान सकते हो या 5 को मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर करोगे 25, ये हो जाएगा 169 आई थिंक, 5 4 9 6 2 9, ठीक है 169। OB स्क्वायर का मतलब 169 आ गया, तो इसका मतलब OB बराबर कितना आ गया, OB बराबर आ गया 13, यानी ये विस्थापन की वैल्यू कितनी आ गई, 13 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए लिखा है कुल विस्थापन बटे कुल समय, फार्मूला होता है औसत वेग का। तो कुल विस्थापन हमने निकाल लिया 13, समय कितना लगा, O से B तक पहुंचने में समय कितना लगा है, तो क्वेश्चन में लिखा था भाई पहले 1 घंटा चला है O से A तक, फिर A से B तक फिर 1 घंटा चला, तो समय हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी 2। तो 13/2 या इसको हल करोगे तो आ जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल आपका बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए लिखा है एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी लगभग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का है एक भवन की चोटी है, मान लो यहाँ पर ये भवन इनका बना है, टेढ़ा हो गया लाइन, ठीक है आप इसको सीधा करिएगा। ये मान लीजिए एक भवन है, ठीक है। भवन की चोटी से यानी यहाँ ऊपर से एक गेंद को छोड़ता है, गेंद अभी नीचे आ रही है, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे, यहां से 10 मीटर नीचे गेंद आ गई, ठीक है 10 मीटर कहां पर आ गई, गेंद नीचे आ गई। अब इसके बाद खिड़की लगी है, यहां पर दोस्तों क्या है, खिड़की लगी हुई है एक ऐसे, ठीक है। ये इस घर पे खिड़की लगी हुई यहाँ पर, ठीक है समझ रहे हो, यहाँ पर खिड़की लगी हुई है और खिड़की की ऊंचाई बोलिए 2 मीटर ऊंचाई की खिड़की, यानी इतनी दूरी, ये वाली दूरी कितनी हो गई, 2 मीटर, ये दूरी हो गई 2 मीटर। अगर खिड़की को पार करेगी लगभग, यानी इस खिड़की को, यानी इतनी दूरी चलने में उस गेंद को कितना समय लगेगा, ये सवाल में पूछा है, ठीक है। खिड़की कहाँ है, ऊंचाई से 10 मीटर नीचे खिड़की लगी है, यानी छत से 10 मीटर नीचे खिड़की है। अब खिड़की पार करने में कितना समय लगेगा, सवाल में ये पूछा है। तो देखो कैसे हल करते हैं इसको। देखिए अब करना क्या है, यहां पर अगर हम मान लें कि इस 10 मीटर चलने में लगा समय t1 है और इस 12 मीटर चलने में लगा समय t2। 12 का मतलब खिड़की को जोड़ते हुए, खिड़की को मिलाते हुए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि 10 खिड़की के ऊपर है, 2 मीटर की खिड़की है, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगी 12 मीटर, ठीक है। तो यहां पर हम मान ले रहे हैं कि माना 12 मीटर की दूरी चलने में लगा समय कितना, t1, और 10 मीटर चलने में लगा समय कितना, t2। तो हमें 2 मीटर, 2 मीटर खिड़की है ना, तो 2 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा, 2 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा,
T1 माइनस T2, यानी 12 मीटर जितने में लगा समय चला उसमें 10 मीटर वाला निकाल दें, खिड़की का समय हमें निकल आएगा। खिड़की को पार करने में कितना समय हमारा लगा। तो अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए सिंपल सी बात है, हमें पहले 12 मीटर द्वारा समय T1 निकाल लेंगे, फिर 10 मीटर में लगा समय T2 निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे, खिड़की का पार करने का समय आ जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें सॉल्व यहीं पर करना है, इसलिए इसको फिलहाल हम अभी इरेज करके यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन भी आपके सामने रहे और आंसर भी आपके सामने रहे। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करना है समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 मीटर चलने में यानी खिड़की सहित चलने में कितना समय लगा वो T1 निकाल लेंगे। इसके बाद 10 मीटर चलने में लगा समय T2 निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो आप लोग गति का दूसरा समीकरण जानते हैं, होता है H बराबर UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण होता है। ये जो गेंदे हैं मुक्त रूप से गिर रही है, गेंद मुक्त रूप से गिर रही है, U0 हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा H बराबर 1/2 GT स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, पहली कंडीशन क्या है, 12 मीटर हमारी वो गेंद आ रही है, समय माना था हमने T1, तो H बराबर 12 1/2, G का मतलब 9.8 और यहाँ पर T1 का स्क्वायर है ना। इसको हल कर लो आप, तो इधर हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा बराबर 9.8 और T1 स्क्वायर है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 स्क्वायर बराबर 24/9.8, और अगर T1 की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट के अंदर 24/9.8, यानी T1 की जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप लोग हल करोगे तो आ जाएगा √2 सेकेंड। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 सेकेंड। अंडर रूट का अगर मान रखना चाहो तो 1.41 सेकेंड, ये आपकी T1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको ये जो हमारे पास समीकरण है इसमें आप लोग T2 की वैल्यू रख लो। T2 के लिए क्या करेंगे, H दूसरे केस में हमने 10 लिया है क्योंकि इस बार हम खिड़की के ऊपर का समय निकाल रहे हैं, तो H हो जाएगा 10 और सेम टू सेम उसे हल करना है 1/2 × 9.8, यहाँ पर लिखेंगे T2 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर 9.8 यानी T2 स्क्वायर, यानी T2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20/9.8। अगर T2 का मान निकालेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा ये आपका अंडर रूट के अंदर 20/9.8, और जब इसको आप लोग हल करोगे तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 2.4 सेकेंड, अंडर रूट के अंदर आएगा 2.4 सेकेंड, और यहाँ पर आया था कितना, अंडर रूट 2 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T1 माइनस T2 करेंगे, और जब T1 माइनस T2 करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आ जाएगी मैं लिख देता हूँ आपके सामने 0.13 सेकेंड। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कोई डिफरेंस है तो बताइएगा, तो डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले केस में क्या किया हमने, 12 मीटर दूरी चलने में लगा समय निकाल लिया। 12 में क्या है, 10 हाइट है, 2 मीटर की खिड़की है। ठीक है, दूसरे में क्या किया हमने, 10 मीटर दूरी गिरने में लगा समय निकाल लिया, तो क्या हुआ 12 में जब 10 घटा देंगे केवल 2 मीटर का आपके पास समय बचेगा। 2 मीटर के समय का मतलब क्या हुआ, खिड़की वाला समय, क्योंकि खिड़की 2 मीटर ऊंची थी, तो खिड़की पार करने में कितना समय लगेगा, 0.13 सेकेंड आपका यहाँ पर लगेगा। इस तरीके से हमने समय निकालिए 0.13 सेकेंड, और ये आपका ऑप्शन दिया गया सेकेंड वाले में। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन ये है, लिखा है ऊंचाई h से एक कण को विरामावस्था से नीचे गिराया जाता है। h ऊंचाई से किसी कण को गिराया जाता है, यह अंतिम सेकंड में 9h/25 दूरी तय करता है। अंतिम सेकंड में इतनी दूरी तय करता है, तो ऊंचाई h है। ऊंचाई की वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा भी पड़ेगा लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे क्या पहले कह रहा कि ऊंचाई h से एक कण को विरामावस्था से नीचे गिराया जाता है। फिगर समझ लेते हैं इसका। मान लो ये इसकी ऊंचाई है h, ठीक है, h ऊंचाई है, यहां से गिराया गया। अब ये कह रहा है कि अंतिम सेकंड में, लास्ट सेकंड में, यानी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वाले सेकंड में, यानी लास्ट सेकंड, ये पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी है,
और यहाँ ऊपर से गिराया गया है, यानी ए से गिराया गया, बी पृथ्वी है, सरफेस है, ठीक है। अब लास्ट सेकंड, मान लो लास्ट सेकंड इतना है हमारा, इस लास्ट सेकंड में चलता है 9h/25 दूरी, 9h/25 दूरी। तो कह रहा है ऊंचाई h कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें सेम टू सेम पहले जैसा ही हल करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने 10वां क्वेश्चन हल किया था। करना क्या है इसमें, मान लो कि ऊपर से नीचे तक आने में, यानी ग्राउंड तक आने में उसको लगा समय t है, कितना है, t है, ठीक है। अब जब लगा समय t है तो लास्ट का 1 सेकंड की दूरी सवाल में दी गई है, तो लास्ट का 1 सेकंड के ऊपर यानी t-1 सेकंड है। यानी देखो कैसे करना है हमें, पहले एक बार यहां से यहां तक समय मान लें कि कितना है, t है, यहां से यहां तक समय यानी पूरा समय हमने कितना मान लिया, t। अब दोबारा में क्या करना है, दोबारा में हमें यहाँ ये करना है कि लास्ट सेकंड छोड़ दो, लास्ट सेकंड के पहले पहले जितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, जब हमने यहाँ पर पूरा समय माना t और लास्ट सेकंड में बोला गया दूरी 9h/25 है, तो यहाँ पर लास्ट में 1 घटा करके यहाँ पर इतने सेकंड में चलेगी दूरी निकाल लो, है ना। जब ये निकल आएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे करना है आगे देखिए। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद इसको आगे हल करते हैं और देखना आप लोग कैसे हल होता है। हल करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें आपको क्लियर कर दिया है, और अभी इसके पहले और भी क्लियर कर देंगे थोड़ा सा कि आखिर हमें इसमें करना क्या है। दोस्तों देखो हम करना क्या चाहते हैं इस सवाल में, हम ये चाहते हैं कि t सेकंड में, यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक, यहां तक हमने माना है t, और इसमें चली गई दूरी हम निकाल लें, ठीक है। इसके बाद t-1 यानी नीचे वाला छोड़ दें, क्योंकि नीचे वाली 1 सेकंड में चली गई दूरी हमें दिया है, t-1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लें। और जब दूरी निकाल लेंगे तो यहाँ तो हमें केवल मिलाकर t की वैल्यू पता चल जाएगी। जब t की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम उस मान से, t के मान से h निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे अब आप आगे देखो, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि हम ये मान लें कि t समय में कितनी दूरी चली, t का मतलब पूरा समय, है ना। तो ऊंचाई उसने h बोली है, तो आप लोग जानते हो गति का दूसरा समीकरण जानते हो, h बराबर होता है ut + 1/2 gt², h होता है ये, ठीक है। अब मुक्त रूप से गिर रही तो u 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा h बराबर 1/2 gt², ये बचेगा। h क्या है, पूरी ऊंचाई है, h क्या है, पूरी ऊंचाई, t क्या है, पूरा समय। तो ये एक हमारे पास समीकरण आ गया। समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं, पूरी दूरी में यानी ऊपर से लेकर नीचे तक आने में जो लगा समय, उसके लिए एक समीकरण है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अंतिम सेकंड में चली गई, देखो दूरी दिया है, अंतिम सेकंड में चली गई दूरी सवाल में दिया गया है ना, कितना दिया है, 9h/25 अंतिम सेकंड में। तो ये बताओ t-1 सेकंड में कितनी दूरी चली, ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इतनी दूरी दिया गया है, कितनी, 9h/25, पूरी दूरी मालूम है हमारी कितनी, h। तो ये जो t-1 यहां से यहां तक हमें निकालना है, अगर इसमें घटा दे, पूरी दूरी में से नीचे वाली दूरी घटा दे तो t-1 वाली दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो हम पूरी दूरी मालूम है हमें h है, और अंतिम सेकंड में कितना चला, 9h/25, ये हमारी दूरी कितनी होगी, t-1 सेकंड में चली गई दूरी होगी, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से h कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन h अभी हम नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे। अब हमें मालूम चला गया कि t-1 सेकंड में चली गई दूरी ये है। फिर से यही गति का दूसरा समीकरण लगा दो, तो क्या होता है फार्मूला, u 0 हो जाएगा, तो ut टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास होगा h बराबर 1/2 gt² होगा। इसको देखो हम हल करते हैं, t-1 समय में इस बार निकालना है, तो t-1 समय में चली गई दूरी के लिए क्या करेंगे, जो दूरी है वो हमने कैलकुलेट कर ली है कि 9h/25 है, t-1 सेकंड में चली गई दूरी, 1/2 ऐसे रहेगा, g ऐसे रहेगा, समय यहाँ पर लेंगे t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही वाला फार्मूला जो गति का दूसरा समीकरण, उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं। जब h कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 - 9/25 बराबर 1/2 gt -
1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको और हल कर लो अगर आप तो 25 लघुत्तम हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा 16/25। तो इसका डायरेक्ट हम लिख देते हैं 16h/25 बराबर 1/2 टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समीकरण दूसरी हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस समीकरण को सिंपल सा समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लें। हमारे पास मान आ जाएगा टी का, और जब मान आ जाएगा टी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे जा करके, हमें मान पता चल जाएगा एच का, ठीक है। तो वही हमें करना है। देखिए समीकरण 2 बटे समीकरण फर्स्ट कर दें अगर हम, तो क्या निकल के आएगा, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण 2 हमारा निकला 16h/25, है ना। और इसके मेन बट्टा में आपका रहेगा h, क्यों ये ऊपर समीकरण 2 है, नीचे वाला समीकरण h1 है, बराबर इधर क्या आएगा 1/2 gt माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 1/2 gt स्क्वायर। काफी सारी चीजें कट जाएंगी, है ना। h से h कट जाएगा और 1/2 g से 1/2 g कट जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा इधर आपका 16/25 और इधर बचेगा t माइनस 1 बटे नीचे t, और इस पूरे का होल स्क्वायर बचेगा, है ना, यही बचेगा आपके पास। अब इसका वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ रूट लगा दो। जब दोनों तरफ रूट लगाओगे वर्गमूल निकालोगे तो इधर आ जाएगा 16 का वर्गमूल आएगा 4, 25 का वर्गमूल आएगा 5, इधर आएगा 4/5 और इधर बचेगा t माइनस 1 बटे t, इतना केवल बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, त्रिज्या गुणा कर लो। जब त्रिज्या गुणा करोगे तो आएगा 5t माइनस 5 बराबर 4t। इसको पक्षांतर कर लो, 5t माइनस 4t बराबर 5, यानी t बराबर आ जाएगा 5 सेकेंड। t है क्या था, t पूरा समय था, यहाँ से यहाँ तक का पूरा समय था। अब ये जो t का मान निकला, समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकेंड में रख दो, हम फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि फर्स्ट हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो फर्स्ट में रख देंगे तो h का मान आ जाएगा, h बराबर देखो समीकरण फर्स्ट है 1/2 gt स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट है। 1/2 g का मान सवाल में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर रख देते हैं 9.8 और t का मतलब 5, इसका स्क्वायर, है ना। हल कर लें, h का मान आपके सामने निकल के आ जाएगा और ये निकलेगा 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। हो सकता है मेरी इमेज की वजह से आपको दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ पर मैंने समझा दिया है आपको, आई थिंक प्रॉपर समझ में आएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा स्लाइड को अगर मूव होती है तो ऊपर भी कर सकता हूँ, आप लोग आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कैसे हमने इसको हल किया है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं इसको। एक बार हमने पूरा समय ले लिया, पूरा समय t, उसके लिए हमने यहाँ पर समीकरण बना लिया गति का दूसरा समीकरण यूज करके, h बराबर 1/2 gt स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट बन गई। अब दूसरे वाले में क्या किया, लास्ट की 1 सेकंड की जो चली गई दूरी है वो दी गई है, तो हम लास्ट का 1 सेकंड छोड़ करके ऊपर का समय निकाल लेते हैं, तो t माइनस 1 होगा, है ना। तो t माइनस 1 में चली गई दूरी कैसे निकाला हमने, पूरी दूरी में से लास्ट सेकंड वाली दूरी घटा दी, तो t माइनस 1 वाली दूरी आ गई। उससे हमने दूसरा समीकरण बना लिया, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिया। जब 2 में 1 का भाग दे दिया तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, उस t की वैल्यू को हमने रख दिया समीकरण फर्स्ट में रख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास h का मान जो है वो आ गया कितना, h का मान कितना आ गया 122.5 मीटर। तो आता है यहाँ पर देखो समीकरण बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये 4 आपके पास वक्र दिए गए हैं, इन चारों वक्र में बताना है कि कौन सा जो वक्र है समय वेग ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है, यानी vt ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है ये वक्र। तो पहला अगर ध्यान से ग्राफ देखें तो पहले में क्या है, ग्राफ पीछे मुड़ रहा है, पीछे मुड़ रहा है मतलब समय आपका जो है वो माइनस में जा रहा है। यहाँ पर देखें समय पहले ग्राफ में माइनस में जाएगा, वक्र पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे करके देखो, इसका मतलब है समय माइनस में जा रहा है। ये संभव नहीं है क्योंकि समय माइनस में नहीं जाता है, समय पीछे नहीं जाता है, समय आगे चलता है हमेशा। तो ग्राफ आगे चलना चाहिए ना कि पीछे। तो ग्राफ 1 संभव नहीं है, समीकरण 2 संभव है, समीकरण 3 भी समीकरण नहीं है, जो ग्राफ नंबर 3 है ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं, क्योंकि देखो आप लोग एकाएक यहाँ पर जो वेग है वो 0 हो गया है,
जीरो होने के बाद फिर अचानक बढ़ गया है ग्राफ, तो वेग कभी अचानक नहीं बढ़ता है। वेग जो होता है आपका धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे गाड़ी आप स्टार्ट करो तो गाड़ी इकट्ठा 50 की स्पीड नहीं पकड़ लेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, 10 20 30 40 50। वैसे यहाँ पर है कि वेग जो है आपका अचानक नहीं बढ़ता, 90 अंश पर नहीं बढ़ता। यहाँ पर वेग जो है 90 अंश पर बढ़ा हुआ है, देखो इस पॉइंट पर। तो समीकरण जो ग्राफ नंबर 3 है वो भी संभव नहीं है, समीकरण जो 4 है वो संभव है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार चलें तो हमारा जो समीकरण है वो इसमें देखो दो, पहला संभव नहीं है और तीसरा संभव नहीं, केवल 2 4 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए ये लिखा है ना, केवल 2 4, तीसरा ऑप्शन ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4। तो यहाँ पर आपका 2 और 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है तोप से गोला दागना किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तोप से गोला दागना, दोस्तों जब भी तोप से कोई गोला दागा जाएगा तो वो इस तरीके से जाता है, ऐसे करके ऐसे जाता है ना, इस तरीके से जाता है। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके की गति होती है जब गोला ऐसे जाएगा, तो ये होती है प्रक्षेप गति। कौन सी गति? प्रक्षेप गति। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रक्षेप गति। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 14वां है, अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण का मान कितना होना चाहिए। ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अधिकतम प्रक्षेप परास प्राप्त करने के लिए हमने आपको बताया था जो साइन की वैल्यू अधिकतम होती है, और वहां पे हमने निकाला था 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी ऑप्शन आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको अधिकतम क्षैतिज परास चाहिए, प्रक्षेप गति का क्वेश्चन है ये, अधिकतम क्षैतिज परास चाहिए तो आपका आंसर होना चाहिए 45 अंश। ठीक है, कोण कितना आएगा? 45 अंश। चलिए 15वां जो क्वेश्चन है वो है विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं। आप लोग बताइएगा विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं, यानी विस्थापन बटे समय, ये क्वेश्चन है। विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं, आप लोग बताओ जरा, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं त्वरण। विस्थापन के बटे समय को क्या कहते हैं? ठीक है, सॉरी त्वरण नहीं कहते, वेग कहते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गई। वेग क्या कहते हैं? वेग यानी वेलोसिटी, है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 15वां का बी नंबर, वेग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस थे जो इसमें हमने डिस्कस करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।